एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर। आज के इस सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9th की समाज विज्ञान में ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। और आज हम जानने वाले हैं भारत के आकार के बारे में। पिछले 2 वीडियोस में इस चैप्टर का हम परिचय जान चुके हैं और हम साथ ही साथ भारत की स्थिति के बारे में भी जान चुके हैं। अब बारी आती है भारत के आकार की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। तो आपके लाइक और शेयर के साथ शुरू करेंगे हम भारत के आकार के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छे से पूरे कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ और आपके लाइक और शेयर के साथ शुरू करते हैं भारत के आकार और स्थिति में भारत के आकार के बारे में। तो चलिए देखें भारत के आकार या भारत की साइज की बात आज होने वाली है। तो सबसे पहले हम दिशाओं को देख लेते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है दिशाएं, कौन सी दिशा कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले अपन देखें, भाई इधर है अपनी उत्तर दिशा और उत्तर के जस्ट अपोजिट में क्या है, दक्षिण दिशा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें भाई, यहाँ पर आपको कौन सी दिशा दिखाई देगी, पूर्व दिशा दिखाई देगी और यहाँ पर आपको पश्चिम दिशा दिखाई देगी। क्लियर हो गई ये बात। तो ये हो गई आपकी चारों दिशाएं मेंशन कर ली। अब अपना काम हो जाएगा बहुत ही आसान। अब देखें भाई, शुरुआत हो रही है यहाँ भी दिशाओं से। तो भारत के उत्तर पश्चिम की बात करते हैं। देखें भाई, भारत के उत्तर पश्चिम, भारत का उत्तर पश्चिम कहाँ है, ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम। ऑलराइट, तो बात कहाँ की हो रही है भाई, उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, यानी कि इस भाग की बात हो रही है। क्लियर है। उसके बाद बात आई भारत के उत्तर की, ये रहा भारत का उत्तरी भाग। ठीक है, उसके बाद बात आई उत्तर पूर्वी सीमा की, कौन सी, ये है भैया उत्तर, ये है पूरब। तो ये कौन सी सीमा हुई, यहाँ पर आपको उत्तर पूरब रहेगा। ठीक है, तो ये भाग हो गया आपका कौन सा भाग, उत्तर पूर्वी भाग हो गया। अब भाई उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में ऐसा क्या है। ठीक है, भारत के आकार की बात हो रही तो भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। जी हाँ, कौन सा पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला हमें इस तरफ दिखाई देती है। अब वलित पर्वत कैसे पर्वत होते हैं भाई, मोड़दार पर्वत होते हैं। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर क्या है, एक मोड़ यहाँ से हुआ, यहाँ पर सीधी रेखा गई, फिर यहाँ से फिर मोड़ हुआ। ठीक है, तो नवीनतम वलित पर्वत का विस्तार हमें भारत के किस ओर दिखाई देता है, वो बात यहाँ पर कही गई है। भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर में और भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर हमें नवीनतम वलित पर्वत का विस्तार दिखाई देता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात पे चलते हैं। अब देखें, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, भारत के दक्षिण भूभाग की बात हो रही है। कौन से भाग की, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, इस एरिया पर आप सभी ध्यान देना। भाई कलर स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सभी जल्दी से बता दो, कलर स्पष्ट दिख रहा है। चलिए तो देखें, इसका जो दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। अब भाई जैसे अपन ऊपर से नीचे आएंगे, दिशाओं को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है दिशाओं का ज्ञान होना। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, अपन इधर उत्तर में खड़े हैं, तो उत्तर के जो नीचे का एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा, दक्षिण का एरिया होगा। ठीक है, तो भाई जो जब हम दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण के जब ऊपर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम उत्तर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पर वही बात की गई है, समझने की कोशिश करिएगा कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, ये रहा इसका दक्षिण का भूभाग। अब उत्तर की तरफ हम बढ़े, ठीक है, यहां से हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो भाग है वो कैसा होता जाता है, चौड़ा होता जाता है कि नहीं होता जाता। यहाँ पर सकरा है, यहाँ पर थोड़ा और चौड़ा, यहाँ पर थोड़ा और चौड़ा, और चौड़ा और चौड़ा, ऐसे ऐसे चौड़ा होता जा रहा है। रेखाएं बढ़ती जा रही हैं, यानी कि जो दक्षिण का भाग है उत्तर की तरफ जाने पर कैसा होता है, चौड़ा होता जाता है। ठीक है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अब खोजते हैं अपन क्या, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन खोजते हैं कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कहाँ। देखें भाई,
20 डिग्री दिख रहा है आपको, 20 डिग्री दिख रहा है। 20 के ऊपर क्या होगा, इधर 21 होगा। कितना होगा, 20 के ऊपर होगा 21 और इसके ऊपर होगा 22 डिग्री सेल्सियस। बात आ रही, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, ओनली डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका 21 और ये हो गया आपका 22 डिग्री। क्लियर है ये बात? तो क्या बात कही गई कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे, यहां पर दक्षिण भाग पर, तो ये हमें सकरा दिख रहा है। कैसे? जब हम 22 डिग्री से नीचे आते जाएंगे, कहां पर? हिंद महासागर की ओर आते जाएंगे। जब हम हिंद महासागर की ओर आते जाएंगे तो ये भाग हमें कैसा दिखाई देगा? सकरा होता हुआ दिखाई देगा। कहां से? 22 डिग्री से नीचे। यहां पर क्या है भाई, 22 डिग्री की आप इधर पर देखें, स्थिति देखें भाई, तो यहां पर सीधा दिखाई देता है, ठीक है, चौड़ा भाग ही दिखाई देता है। यहां पर हमें कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम 22 डिग्री के नीचे आते जाते हैं तो यहां से देखें भाई, चौड़ाई जो है धीरे 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 कम होती जाती है। क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो चौड़ाई की बात क्लियर हो गई कि जैसे ही हम इसके नीचे की तरफ आते हैं, दक्षिणी भाग की तरफ आते हैं, तो दक्षिणी भाग सकरा होता जाता है, चौड़ाई कम होती जाती है। अब देखें, इसके पश्चिम की तरफ बात करें, पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं। ये रही भाई पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा मिल गई अपन को। पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है भैया, ये मिल गया हमें अरब सागर। क्या मिल गया भाई पश्चिम में हमें? पश्चिम में हमें मिल गया अरब सागर। ऑलराइट, पश्चिम में मिल गया हमें क्या? अरब सागर मिल गया। और पूर्व में क्या मिल गई हमें? बंगाल की खाड़ी मिल गई। कहां है भाई? ये पश्चिम में हो गया अरब सागर और पूर्व में हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी। ये है भैया पूर्व दिशा, ठीक है, ये हो गई अपनी बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में। क्लियर हो गई बात? ये स्थिति क्लियर हो गई। चलिए अब देखें अगला पॉइंट क्या कहता है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना बताया है? अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री यहां पर हमें बताया गया है। यहां तक किसी को कोई समस्या जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। और इतनी सारी चीजें अगर समझ में आ गई हो तो फटाफट से जो है मुझे ये भी बता दो कि सारा कुछ क्लियर है। ये सारी चीजें आपको कमेंट में ही बतानी है। फटाफट से आप सभी बता दें कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शंका है, तो उनका समाधान किया जाएगा। जल्दी से बता दें। सबको समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक शेयर कर देना है। लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। चलिए देखें अब आगे की बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। यानी कि विश्व का जो 100% क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें से भारत का हिस्सा कितना है? 100 में से भारत का हिस्सा कितना है? 2.4% ही है। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आप क्या बता देंगे? 2.4% बता देंगे। ऑलराइट, चलिए तो ये बात हो गई। ओवरऑल बात करें क्षेत्रफल की तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमें भारत का क्षेत्रफल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, और भारत की हम स्थान की बात करें क्षेत्रफल के मामले में कि दुनिया में, विश्व में, वर्ल्ड में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस दृष्टि से भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर है। यह बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात है क्लियर। क्षेत्रफल क्लियर, भारत का स्थान क्लियर, विश्व में भारत का क्षेत्रफल भी क्लियर, ठीक है। यानी कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है वो बात भी क्लियर। अब देखें भारत की स्थल सीमा रेखा की अब अपन बात करते हैं,
ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई। अब मैप में देखना है आपको, भारत की स्थल सीमा रेखा की बात हो रही है, स्थल सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा। तो सबसे पहले आप स्थल सीमा रेखा को समझने की कोशिश करिए कि कहां से कितनी है, फिर लंबाई अपन बाद में देखेंगे। तो देखो भाई, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, पूरा का पूरा स्थलीय भाग है। कैसा? स्थलीय भाग। अब स्थलीय भाग कैसे है, इस बात को समझने की भी कोशिश करिएगा आप सभी, ठीक है। इतना भाग, इतनी जो है स्थलीय सीमा है। कैसे? क्योंकि यहां पर जितने भी देश हैं, ठीक है, उनकी स्थलीय सीमा से भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है। जैसे कि आपको यहाँ पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देखें तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये देश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि भारत की जो ऊपर की सीमा है उनसे कोई ना कोई देश आपको लगा हुआ दिखाई ही दे रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि भारत का इतना भाग स्थलीय भाग है। यहां पर पानी नहीं है, जल नहीं है, तट नहीं है, लेकिन नीचे का जो भाग है, निचला भाग जो है, इस वाले भाग की तरफ आप ध्यान देना। यहां से शुरू जो भाग है, यहां पर देखना आप, ये जो भाग है वो भाग कैसा दिखाई दे रहा है आपको भाई? इसके चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है भाई, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बात आ रही है समझ में? तो ये भाग कैसा है? ये भाग हो गई भाई तटीय सीमा हो गई, क्योंकि भारत के जो इस भाग के किनारे हैं, इस भाग की जो बॉर्डर है, इस भाग की जो सीमा है, वो किससे लगी है भाई? समुद्र से लगी है, तटीय सीमा है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर का जो भाग है, उस भाग के बाजू में स्थल भाग ही है, कोई जल भाग नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर कि स्थल भाग कहां पर है और जल भाग कहां पर है। अब बात करते हैं कि कितना स्थल भाग है, कितने किलोमीटर की लंबाई की स्थल सीमा है और कितने किलोमीटर की लंबाई की तटीय सीमा है। चलिए तो देखते हैं। स्थल सीमा रेखा की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए, ये हो गई आपकी स्थल सीमा रेखा। स्थल सीमा रेखा की लंबाई हमें कितनी नजर आती है? यहाँ पर 15,200 किलोमीटर नजर आती है। कितनी? स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। मेरे साथ साथ आपको बोलना है, बार बार लिख के देखना है, कमेंट करके देखना है, जैसे आपको याद हो जाए वैसे आपको याद करना ही है, क्योंकि कुछ डेटा ऐसा होगा जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैप में बार बार देखना है और याद रखना है, बस इतनी सी बात है। कर लोगे ना इतना? तो स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर की है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यहां से यहां तक का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये सीमा कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर लंबी है। अब बात करते हैं समुद्री तटीय सीमा की, बात कर लेते हैं। तो देखें भाई, समुद्री तट रेखा की बात करें, समुद्री तट रेखा किस किस को मिला के? अंडमान को भी मिला के और लक्षद्वीप को भी मिला के, क्योंकि अंडमान और लक्षद्वीप कहाँ स्थित हैं? अंडमान और लक्षद्वीप की बात करें तो भाई पानी के बीचों बीच ही स्थित हैं और भारत के ही भाग हैं। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो देखें, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर की सीमा है। भारत की तटीय सीमा की हम बात करें, कितनी है? भारत की समुद्री सीमा या भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है। क्लियर? स्थलीय सीमा कितनी थी? 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है पूरा तटीय भाग है। क्लियर है? यानी कि स्थलीय सीमा हमें तटीय सीमा से ज्यादा दिखाई देती है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? सारी चीजें क्लियर? यहां तक की जल्दी से एक बार लिख दो भाई, क्लियर है? यस और नो फटाफट से लिख देना है। अगर नो में आंसर है तो भाई सवाल भी लिख देना है कि नहीं अभी क्लियर नहीं है, ये सवाल है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और भाई हाँ, जितने भी लोग अभी अभी जुड़े हैं सभी ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया, एक बार जल्दी से चेक करो कि लाइक शेयर किया कि नहीं किया। नहीं किया तो फटाफट से सबसे पहले वो काम करना है। और जितने भी नए स्टूडेंट अभी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए अब देखें भाई, आगे की बात करते हैं। भारत के पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारत के मानचित्र में चारों दिशाओं को मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद ही हम निर्धारित करेंगे कि कहां से कहां तक की लंबाई भारत में हमें कितनी दिखाई देती है। ये हो गई आपकी
पूर्व दिशा, ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा, ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, और ये हो गई सबसे नीचे आपकी दक्षिण दिशा। ऑलराइट, चलिए तो दिशाएं तो पता चल गई भाई सभी को। अब देख लेते हैं कि पूरब से पश्चिम का और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। सबसे पहले यहां पर ध्यान देना, उसके बाद जो लिखा है उसको अपन समझेंगे। देखो भाई, पूरब से पश्चिम की हम बात करें तो पूरब से पश्चिम तक हमें कितनी लंबाई दिखाई देती है? ये देखो भाई, 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर हमें दिखाई देती है। उसके बाद हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में ये लंबाई कितनी दिखाई देती है? 3214 किलोमीटर दिखाई देती है। कितनी? 3214 किलोमीटर ये लंबाई हमें दिखाई देती है। अब आप बताओ कि पूरब से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है या उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है? क्या दिखाई देता है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी लंबाई ज्यादा है भाई। लगाओ गणित। देखो भाई, 3214 किलोमीटर यानी कि उत्तर से दक्षिण ज्यादा है या फिर पूरब से पश्चिम ज्यादा है? पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ऑलराइट, तो ज्यादा कौन सी है भाई? उत्तर से दक्षिण की ज्यादा है, पूरब से पश्चिम की कम है। बात आ रही है समझ में? तो भारत के पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा हमें कम दिखाई देता है। क्या बात कही गई? भारत के पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम दिखाई देता है। उत्तर दक्षिण का कितना है? 3214 है। पूर्व पश्चिम का कितना है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई क्लियर हो गई भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की। अब आते हैं अगली बात की तरफ। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में नई जानकारी मिलने वाली है आपको। देखो भाई क्या दिया है यहां पर? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामियोत्तर रेखा माना गया है। कहां है भाई? भारत के मानचित्र में 82.5 या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, देखो भाई कहां है ये लाइन? ये देखो भाई, ये जो आपको डैश डैश करके एक लंबी लाइन दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे तक, इस इमेज में पूरी ऊपर से नीचे तक एक लाइन दिखाई दे रही होगी आपको। ये देखो, ये लिखा है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और ये गई आपकी रेखा, ये है आपकी रेखा। दिखाई दे रही है भाई सभी को? क्लियर दिखाई दे रही? इसको क्या कहा गया है? इसको क्या कहा गया? पूर्वी देशांतर रेखा। अब देशांतर कैसे है? क्योंकि ये भाई कौन सी लाइन है? ऊर्ध्वाधर लाइन है। देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं भाई? देशांतर की अपन बात करें तो देशांतर किस प्रकार की रेखा होती है? देशांतर जो है खड़ी रेखाओं को कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को कहा जाता है। और अक्षांश किसे कहा जाता है? अक्षांश जो है क्षैतिज रेखाएं या आड़ी रेखाओं को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए यहां तक की बात क्लियर। ये हो गई आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं और ये हो गई आपकी क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब क्या बात आती है? पूर्वी देशांतर। देशांतर का मतलब तो अपन ने समझ लिया। अब पूर्वी देशांतर कैसे है? तो भैया भारत की स्थिति हमें विश्व में कहां दिखाई देती है? भारत की स्थिति कहां दिखाई देती है? ये बात आपको मैंने पहले भी समझाई थी। ठीक है, तो ये हो गई भाई पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा, ये हो गई उत्तर दिशा और ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा। तो भारत कहाँ दिखाई देता है? भारत हमें इधर दिखाई देता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो पूर्वी देशांतर रेखा है, इस तरफ की रेखा है। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस भाग में स्थित है। ठीक है, तो देखो भाई इसलिए इसको कौन सी रेखा कहा गया? पूर्वी देशांतर रेखा कहा गया है। उसके बाद देखो एक और शब्द आपको दिखाई देता है, मानक यामियोत्तर रेखा भी इसे माना गया है, इस रेखा को। अब मानक यामियोत्तर का मतलब क्या होता है? यानी कि इस रेखा से 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा से भारतीय समय का निर्धारण होता है। इसको मानक यामियोत्तर रेखा के साथ साथ मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है।
किस रेखा से जाना जाता है? मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत में कहाँ स्थित है? भारत में इसकी स्थिति किस प्रकार से हमें दिखाई देती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को जो है मानक समय रेखा माना गया है। 82.5 डिग्री 30 मिनट पर जो है भारतीय समय निर्धारित होता है इस रेखा के माध्यम से। क्लियर है ये बात? और ये कहां से गुजरती है भारत में? ये 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा, मानक समय रेखा, मानक यामी उत्तर रेखा भारत में कहां से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती हुई दिखाई देती है। कहां से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश का ही भाग है ना ये, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती हुई दिखाई देती है। क्लियर है बात? अब देखो भाई एक और लाइन कही गई है, उसके पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। सूरज कहां से निकलता है? जल्दी बताओ भाई, सूरज कहां से निकलता है? सूरज निकलता है पूरब से निकलता है। पूरब से ही निकलता है भाई, पश्चिम से तो नहीं निकलता ना। यह है आपका सूरज, ये बन गया सूरज। सूरज जो है पूरब से निकलता हुआ दिखाई देता है। ऑलराइट, चलिए सूरज निकल गया पूरब से। पूरब में कौन सा राज्य है? सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य भैया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहां पर है पूर्वोत्तर राज्य। और पश्चिम में कौन सा राज्य है? सबसे पश्चिम की तरफ कौन सा राज्य दिखाई देता है हमें? तो ये कौन सा राज्य है आपका? गुजरात है। ठीक है, कौन सा राज्य है यहाँ पर? गुजरात। गुजरात एकदम पश्चिम की तरफ है, अरुणाचल प्रदेश एकदम पूरब की तरफ है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ेंगी, क्योंकि पूरब में स्थित है, सूरज पूर्व से निकलता है। और पश्चिम में जो है, पश्चिम में सबसे बाद में सूरज की किरणें पड़ेंगी। तो भाई दिन निकलने में तो थोड़ा समय रहेगा कि नहीं रहेगा? सिर्फ दिन निकलने की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ दिन निकलने की बात हो रही है, बजे की बात नहीं हो रही है कि कहां किस समय कितने बजेंगे, ये बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहां पर क्या बात की गई कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। 2 घंटे का अंतर मतलब क्या है कि सूरज यहां पर 2 घंटे देरी से निकलता है पश्चिम में, यानी कि गुजरात में। किसके कंपैरिजन में? अरुणाचल प्रदेश के, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में स्थित है और पूरब से ही सूरज निकलता है। तो भैया सबसे पहले दिन तो इधर उग ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने अरुणाचल प्रदेश में बजे होंगे उतने ही यहां भी बजे होंगे। अगर सुबह के 5 अरुणाचल प्रदेश में बजे हैं तो गुजरात में भी सुबह के 5 ही बजे होंगे। ठीक है, अंतर बस इतना रहेगा कि 5 बजे इधर सूरज निकल जाएगा और यहां पर सूरज नहीं निकलेगा 5 बजे, यहाँ 2 घंटे बाद निकलेगा, 7 बजे निकलेगा। लेकिन घड़ी में 1 से बजे रहेंगे। ठीक है, 5 इधर भी बजे हैं तो 5 इधर भी बजे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का जो है अलग अलग टाइम जोन नहीं है। भारत में सिर्फ एक ही समय जोन है, एक ही टाइम जोन है। जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें कहाँ की, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर 12 टाइम जोन है, सबसे ज्यादा टाइम जोन है। लेकिन भारत में टाइम जोन नहीं है। भारत में जितने अरुणाचल प्रदेश में बजे होंगे जिस समय, उतने ही यहाँ गुजरात में बजे होंगे, यानी कि हर राज्य में एक सा टाइम जोन चलता है। सिर्फ यहां पर सूरज निकलने की बात हो रही है। ठीक है, बात आई समझ में कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले क्यों निकलता है और गुजरात में देरी से क्यों निकलता है। क्लियर है ये बात? जल्दी बताओ भाई, यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो, अब एक और नई चीज आपको जानने को मिलेगी। भाई ये चैप्टर ही ऐसा है, हर एक लाइन में आपको नई नई बातें जानने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो देखें क्या देखना है। अब अगली लाइन क्या कहती है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्या बात कही गई है? अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, सबसे पहले उसको समझो। बार बार समझ चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं क्षैतिज रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? क्षैतिज रेखाएं होती हैं।
अक्षांश रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं किस तरीके की होती हैं? कुछ इस तरीके की क्षैतिज रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो कि ये है। ये किस तरीके की रेखाएं हैं भाई? अक्षांश रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं। ऑलराइट, बात क्लियर। अब बात आती है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, कहां से कहां की ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर। यह है दक्षिण, यह है उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है कि कहां दिन बड़े होंगे, कहां रातें छोटी होंगी, कहां रातें बड़ी होंगी, कहां दिन छोटे होंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अब कैसे पड़ता है? तो भूमध्य रेखा के बारे में सुना है भाई, इक्वेटर के बारे में सभी ने सुना है। भूमध्य रेखा कौन सी रेखा होती है भाई? 0 डिग्री की रेखा होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है भाई भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करिएगा क्यों ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, भूमध्य रेखा की बात क्यों बताई? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, ये सब हम जान चुके हैं। अब भूमध्य रेखा पर क्या है कि सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन जो देश या जो राज्य, ठीक है, जो देश या जो राज्य जिनकी स्थिति भूमध्य रेखा से थोड़ी अलग है, वहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगी, वहां पर सीधी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, पूरे देश तो दुनिया के भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, कुछ ही देश और कुछ ही राज्य ही भूमध्य रेखा पर स्थित होंगे, है ना। तो बाकी के जो राज्य या देश हैं जो भूमध्य रेखा से थोड़े हटके हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा पर उनकी स्थिति नहीं है, उससे अलग है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी? जैसे ये राज्य है, ये सूर्य है, तो तिरछी पड़ेंगी। ठीक है, तिरछी पड़ेंगी, यानी कि उस देश के कुछ भाग पर या उस देश के राज्य, उस राज्य के कुछ भाग पर ही पड़ेंगी। ठीक है, तो इससे असर क्या पड़ेगा कि वहां पर दिन की अवधि कम होगी और रात की अवधि ज्यादा होगी। और इसका प्रभाव कैसे दिखाई देगा? जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से हमें दिन और रात का प्रभाव अक्षांश के कारण दिखाई देगा। क्लियर है? क्लियर हो गई यहां तक की बात कि किस तरीके से अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये सारी जानकारी रही भारत के आकार के बारे में, भारत की मानक समय रेखा के बारे में। ठीक है, भारत में कहां सबसे पहले सूर्य निकलता है उसके बारे में, और क्या इसका अंतर पड़ता है उसके बारे में, अक्षांश का दिन और रात की अवधि पर दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर किस तरीके से और क्यों प्रभाव पड़ता है उस बारे में पूरी जानकारी क्लियर यहां तक कि जल्दी से बता दो भाई, फटाफट से बता दो। और अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार लाइक शेयर भी कर देना है। क्लियर है? तो इस तरीके से भारत का आकार वाला लेसन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, तो फटाफट से एक बार आप सभी को लाइक और शेयर कर देना है। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उनकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हैं और इतने सारे कोर्सेस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। उन सारे बोर्ड के सिलेबस को पढ़ाया जाता है जिनके यहाँ एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है। हमारे पास आपके लिए कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश। इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।